और अनुवाद विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं वैश्विक ज्ञान विज्ञान के विनिमय में, आदान प्रदान में अनुवाद की भूमिका पर। हम जानते हैं कि अनुवाद एक स्वतंत्र, महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विधा के रूप में, एक अनुशासन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। वह जो प्राचीन और पारंपरिक मान्यता अनुवाद के विषय में और अनुवादकों के विषय में रही है, वह अब बदल गई है। अब अनुवाद और अनुवादक विशेष रूप से अपनी उपादेयता के कारण, अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करते हुए एक अलग पहचान बना रहे हैं। यह विश्व ज्ञान और विज्ञान से उपकृत हो रहा है। अनेक देशों में अनेक प्रकार की उपलब्धियां ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हासिल की जा रही हैं, अर्जित की जा रही हैं। ज्ञान से ये पूरी सृष्टि उपकृत होती रही है और आज भी जनहित में, लोकहित में, विश्वहित में ज्ञान और विज्ञान का रचनात्मक उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। किंतु वह ज्ञान विज्ञान किसी अनुसंधित्सु विशेष की धरोहर नहीं रह जाता, अपितु उसके माध्यम से पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का कल्याण होता है। हर शोध करने वाला व्यक्ति, खोज करने वाला व्यक्ति, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो ज्ञान की दुनिया में, ज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक अवदान करने वाला व्यक्ति हो, वह चाहता है कि उससे, उसके सृजन से, उसकी निर्मिति से जन का, जन जन का कल्याण हो, लोक का कल्याण हो। तभी उसकी खोज या अनुसंधान का, उसकी सार्थकता का बोध भी होता है। इसलिए प्राचीन काल से हम देखें, भारत में या विश्व के धरातल पर, अनुवाद को अब हम केवल सृजनात्मक साहित्य तक सीमित नहीं रखते। कविता का अनुवाद, उपन्यास का, कहानी का अनुवाद, नाटक का अनुवाद, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी आदि का अनुवाद, आत्मकथा का अनुवाद, यह जो साहित्यिक आयाम है अनुवाद के, वह तो महत्वपूर्ण रही है, जिसके कारण दुनिया के बड़े बड़े साहित्यकारों का बोध होता है, उनकी रचनात्मकता का बोध होता है। आज विश्व के अनेक बड़े प्रतिष्ठित रचनाकार, साहित्यकार ऐसे हैं जो दुनिया के अनेक देशों में अनुवाद के माध्यम से पढ़े पढ़ाए जाते हैं, उनका सृजनात्मक आनंद लिया जाता है। शेक्सपियर को हम हिंदी में भी, तमिल, तेलुगु में भी, उड़िया, मराठी, गुजराती में भी पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ उनका अनुवाद होता है। ऐसे ही जापान में, जापानीज़ में, रूसी भाषा में, इटालियन में या अन्य विश्व के देशों की भाषाओं में उनका अनुवाद होता है। यही कारण है कि आज हम गोर्की को भी पढ़ते हैं, शेक्सपियर को भी पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स को भी पढ़ते हैं और दूसरे बड़े बड़े देरिदा को भी पढ़ते हैं। तो अनुवाद के माध्यम से हम साहित्य, सृजनात्मक, रचनात्मकता, भाषा, इन सब के अनुवाद की जो सुखद अनुभूति है उससे जुड़ते हैं। किंतु अनुवाद हमारे व्यावहारिक जीवन का, जीवन व्यवहार का भी एक अनुशासन बन गया है, क्योंकि साहित्येतर अनेक विधाएं, अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अनुवाद की प्रासंगिकता बढ़ रही है, रचनात्मकता बढ़ रही है, उपादेयता बढ़ रही है। बहुत से राष्ट्रों की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान भी अनुवाद के माध्यम से ही हो रहा है। इसलिए वैश्विक एकता में हम दूसरे देशों की
सभ्यता को, संस्कृति को, संवेदना को अनुवाद के माध्यम से समझ पाते हैं। बहुत से सिनेमाओं में, पिक्चरों में, धारावाहिकों में जब हम वहाँ के रचना और रचनाकारों की अभिव्यक्ति को अभिनेता के रूप में देखते हैं, अभिनय के रूप में देखते हैं, तो भी हमें उस सांस्कृतिक और सभ्यता विषयक एकता का बोध होता है। तो अनुवाद भी और अनुवादक भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। विश्व के विभिन्न साहित्य और साहित्यिक रचनाओं के बीच में, साहित्यकारों के बीच में जो आदान प्रदान होता है वह वास्तव में उसकी आधारशिला अनुवाद है। अनुवाद के माध्यम से अन्य अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करने से जिन नई अभिव्यक्तियों का, नई संवेदनाओं का, नई विचारधाराओं का और नए नए जीवन अनुभवों और अनुभूतियों का बोध, नई नई शैलियों का बोध हमें अनुवाद के माध्यम से मिलता है। दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में, दूसरी भाषाओं में किस तरह की अभिव्यक्ति हो रही है, किस तरह का लेखन हो रहा है, किस तरह की दृष्टि और दर्शन विकसित हो रहा है, इससे भी हम अवगत होते हैं। और बहुत सी मान्यताओं, विचारधाराओं, दर्शनों तक का बोध हमें अनुवाद के माध्यम से होता है। सोच की जो नई पद्धति है, नई परिपाटी है, खोज की जो नई परंपराएं हैं, उन सब से भी हम अनुवाद के माध्यम से अवगत होते हैं, उपकृत होते हैं। और रचना धर्मिता की जो शैलियाँ हैं, जो छंद हैं, जो आलंकारिकता है, उनसे भी अवगत होते हैं। जैसे हाइकू छंद हिंदी का छंद नहीं है, जापानीज छंद है, जापान का है, लेकिन हाइकू छंद में हिंदी में भी बहुत से रचनाकारों ने अपनी सृजन धर्मिता का परिचय दिया है। अज्ञेय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे हमारे जीवन के साथ साथ हमारी चिंतन शक्ति और साहित्य सृजना को भी प्रभावित करता है। पूरी दुनिया में, जैसे भारत में जो योग साधना है, उसका अब पूरी दुनिया लाभ ले रही है, उपकृत हो रही है। योग परक रचनाओं का, योग की प्रासंगिकता का, उसकी उपादेयता का, योग करने की तमाम प्रक्रिया और पद्धतियों का बहुत पिक्टोरियल यानी पिक्चर के साथ, चित्र के साथ प्रदर्शन करते हुए अनेक पुस्तकें जो संस्कृत में, हिंदी में, भारतीय अनेक भाषाओं में लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं, उन सब का फिर दुनिया की भाषाओं में अनुवाद हो रहा है और उस अनुवाद से पूरा विश्व उपकृत हो रहा है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, इसी तरह से नक्षत्र विज्ञान को लेकर, इसी तरह ज्योतिष विज्ञान को लेकर, खगोल शास्त्र को लेकर, धर्म और नीति को लेकर, भक्ति और प्रेम को लेकर बहुत सी ऐसी ज्ञान विज्ञान की परंपराएं हैं। साहित्य की परंपराएं भी हैं, क्योंकि साहित्य और ज्ञान विज्ञान ये अभिन्न संबंध रखते हैं, अटूट रिश्ता इनमें रहता है। तो वो सब भी दुनिया को अनुवाद के माध्यम से उपकृत करते हैं, प्रभावित करते हैं। विश्व की बात अलग है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी बहुसांस्कृतिक देश में भी अनुवाद की उपादेयता और प्रासंगिकता असंदिग्ध है। भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित भारतीय साहित्य के इतिहास की सार्वभौमिकता को यदि हम देखना चाहें, सिद्ध करना चाहें, तो अनुवाद का आश्रय लेना पड़ता है। इसीलिए तमिल के, तेलुगु के, मलयालम के, कन्नड़ के बहुत से रचनाकार अब हिंदी में लोकप्रिय हुए हैं, या भारत की अन्य भाषाओं में भी उनकी लोकप्रियता और पठनीयता बढ़ रही है। पंजाब के बहुत से रचनाकार हिंदी में और भारतीय भाषाओं में अनुदित हो रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे ये जो स्थितियां हैं, ये इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करती हैं कि बहुत से भाषाओं के साहित्य और उनके इतिहास की सार्वभौमिकता अनुवाद के माध्यम से सिद्ध हो रही है। विश्व में मानवीय, ज्ञानात्मक, भावात्मक संवेदनाओं को बदलने में, संचरित करने में, आदान प्रदान और विचार विनिमय की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध करने में अनुवाद की भूमिका बहुत कारगर होती जा रही है। वैचारिक आदान प्रदान की चेतना से सामाजिक वैचारिकता में परिवर्तन की बात हो, या आधुनिक नव जागरण में पश्चिम के नए ज्ञान विज्ञान से हमारे ज्ञान और चेतना को विकसित करने की बात हो, या हमारी ज्ञान चेतना
या ज्ञान परंपरा से विश्व को उपकृत करने की बात हो, हमें और पूरे विश्व को अनुवाद का सहारा लेना ही पड़ता है। इसलिए भारतीय दर्शन की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय मूल्य परंपरा की, भारतीय साहित्यिक मान्यताओं और स्थापनाओं की लोक स्वीकृति विश्व में दिखाई दे रही है। वहाँ की पठनीयता, वहाँ के पाठ्यक्रमों में हमारी साहित्यिक रचनाओं को निर्धारित किया जा रहा है। अनुवाद वास्तव में लेखकीय आत्मा के विस्तार का दूसरा नाम है। एक भाषा के सीमित दायरे में लेखक तब तक रहता है जब तक उसकी रचनाओं का अनुवाद नहीं होता। जैसे ही उसकी रचनाओं का अनुवाद हो जाता है और जिस भाषा में अनुवाद होता है उसके पाठकों तक इस लेखक की आत्मा का विस्तार होता चला जाता है। विश्व की प्रत्येक भाषा के श्रेष्ठ विचारक, लेखक, चिंतक, राजनेता, दार्शनिक, वैज्ञानिक, पत्रकार, डॉक्टर, अध्यापक, सभी की यह उत्कट इच्छा होती है, हार्दिक इच्छा होती है कि उनकी साधना को दुनिया समझे, जाने, पहचाने, उनकी उपलब्धियों से विश्व उपकृत हो, उसके ज्ञान से, उसकी उपजी नई नई स्थापनाओं से और खोजों से विश्व का उपकार हो, लाभान्वित हो विश्व, और उसे भी ख्याति भी प्राप्त होती है और एक आत्मतोष, एक संतोष भी मिलता है कि मैंने जो खोज की है, मेरा जो अवदान है, उससे वो केवल मुझ तक सीमित नहीं है, मेरे समुदाय, मेरे देश तक सीमित नहीं है, अपितु वो पूरी दुनिया में अपनी उपादेयता सिद्ध कर रहा है। उसे भाषाई बैरियर रोक ना सकें, क्योंकि यदि एक ही भाषा में कोई रचना, कोई उपलब्धि रह जाती है, कोई खोज रह जाती है, तो उस भाषा के पाठक ही उससे उपकृत होते हैं। यदि उसका दूसरी, तीसरी, चौथी भाषा में अनुवाद हो जाए और फिर दुनिया की भाषाओं में अनुवाद होता चला जाए, तो उससे वह पूरा समुदाय, उस भाषा के पूरे पाठक वर्ग का लाभ होता है। इसलिए भाषाई बैरियर उसे रोक ना सकें और वह अपनी उपलब्धियों की कीर्ति के साथ विश्व नभ पर अवस्थित हो, वह दैदीप्यमान हो, वह अपने आलोक से पूरी सृष्टि का कल्याण करे, विकीर्ण करे। इसके लिए वह चाहता है कि उसके प्रदेय का देश विदेश की अनेक भाषाओं में निरंतर अनुवाद हो और उस अनुवाद की पठनीयता भी बढ़े। भाषा, जाति, धर्म, समुदाय, राज्य या राष्ट्र आदि इन सब की सीमाएं लांघ कर, उनका अतिक्रमण करके या तो रचना को वह अन्य भाषाओं में भिजवाना चाहता है, या वह चाहता है कि अन्य भाषा भाषी इस बैरियर को तोड़ें, उसकी रचना तक साधिकार और निर्बाध पहुँचे। यानी वो रचना या तो अनुवाद के माध्यम से विश्व के पाठकों तक पहुँचे, या विश्व के पाठक उस रचना का अनुवाद करें, या उस अनुवाद के विद्वान, अनुवाद के ज्ञाता, अनुवाद तकनीक का जिनको बोध है, वो उस तरह की रचनाओं का अनुवाद करें और वो दुनिया भर के देशों में पहुंच सके। और ऐसा लगातार इस वृत्ति का विकास हो रहा है। बहुत से देश विदेश में बैठे हुए लोग अब भारतीय साहित्यिक रचनाओं का, ज्ञान विज्ञान की रचनाओं का अनुवाद कर रहे हैं, क्योंकि वो रचनाएं वहाँ के लिए भी, पूरी सृष्टि के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। यह सब केवल अनुवाद से ही संभव है। इसलिए अनुवाद वास्तव में संवेदनाओं और स्पंदनों को जोड़ने वाला एक सूक्ष्म सूत्र भी है। इस दुष्कर दुस्साध्य कार्य को भाषा साधना से ही पाया जा सकता है। मौलिक सृजन तुलना में सरल प्रतीत होता है, जबकि अनुवाद एक कठिन, एक दुष्कर, एक दुस्साध्य कार्य प्रतीत होता है। इसलिए उसको परकाया प्रवेश की साधना भी कहा जाता है, क्योंकि मूल रचना और रचनाकार से, उसकी संवेदना से, उसकी विषय वस्तु से अनुवादक को तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है, उससे साधारणीकृत होना पड़ता है, उस धरातल पर जाकर उस पूरी बोधगम्यता से उपकृत होना पड़ता है, तभी वह अनुदित रचना में या अपने अनुवाद कर्म में वो इस तरह की रचनाओं का अंतरण कर पाता है। इसीलिए साहित्य विशेष के संदर्भ में तो उसे परकाया प्रवेश की साधना कहा भी जाता है। परकाया प्रवेश विरले विलक्षण साधक ही कर पाते हैं, सभी के लिए यह संभव नहीं होता। परकाया प्रवेश के लिए अपने को बाहर छोड़ना होता है, सूक्ष्म रूप धारण करके रचना और रचनाकार के भीतर अनुवादक को प्रविष्ट होना पड़ता है। इसीलिए
ये बात हम बार बार कहते हैं कि कबीर ने जो भक्ति और दर्शन के संदर्भ में उल्लेख किया था, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीस उतारे भुई धरें तो यही घर में जाई। वास्तव में अनुवाद भी एक ऐसी ही दिशा है, दशा है, ऐसा ही मार्ग है जिस पर प्रवेश करने के लिए अनुवादक को अपने मेरे और पराये से, मेरे और तेरे से ऊपर उठना पड़ता है। उसे एक साधना के मार्ग से गुजरना पड़ता है और ये जो दम्भ है, ये जो अहंकार है, इससे मुक्त होना पड़ता है। इसीलिए अनुवाद के क्षेत्र में कबीर की इस वाणी का, इस दोहे का बहुत सार्थक स्वरूप हमारे सामने आता है, क्योंकि जो भक्ति का मार्ग है वो सबका मार्ग नहीं है। एक मयान में एक ही तलवार रह पाती है। इसलिए ये जो मैं करता हुआ मैं है, इससे ऊपर उठना पड़ता है। तो प्रेम के इस घर में, यानी अनुवाद के इस अनुशासन में, इस दिशा में अगर प्रवेश करना है तो ये कोई खाला का घर नहीं है। इसमें प्रवेश करने के लिए योग्यता, अर्हता प्राप्त करनी होती है, साधना करनी पड़ती है। भाषा की, शब्दों की साधना, मुहावरे, लोकोक्तियों की साधना और व्याकरणिक जो अंग प्रत्यंग है उनको समझने की साधना, ये करनी पड़ती है। इसलिए अनुवाद भी परोपकार का काम है, परहित का, राष्ट्र और समाज हित का ऐसा कल्याणकारी कार्य है जिसे अधिकारी और सुपात्र विधिवत ही पूरा कर पाते हैं। यानी जैसा मैंने पहले कहा कि उसके लिए पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। तो अनुवाद करने के जो अधिकारी पात्र हैं, सुपात्र हैं, जो अनुवाद की तकनीक को जानते हैं, अनुवाद की प्रविधि को जानते हैं, उसकी प्रक्रिया से अवगत हैं, जो अनुवाद को एक विज्ञान के रूप में, एक शैली के रूप में, एक स्वभाव के रूप में और इसी तरह अनुवाद को वो एक शास्त्र के रूप में भी समझते हैं, वही वास्तव में इसका रचनात्मक उपयोग कर पाते हैं। वास्तव में अनुवाद के अधिकारी सभी नहीं होते। उसके लिए मौलिक सृजन से कठिन कार्य अनुवाद होता है, क्योंकि दो भाषाओं का ज्ञान उसे अर्जित करना होता है, दोनों भाषाओं पर अधिकार उसे जुटाना होता है। इसलिए कविता लिखना, कहानी लिखना अनुवाद की तुलना में सरल हो सकता है, किंतु अनुवाद में तो आपको मूल रचना, मूल भाषा, मूल कथ्य, उसकी गरिमा का, उसकी एक मानकता का ध्यान रखना होता है। इसलिए मौलिक सृजन पर सामान्यतः कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, जबकि अनुवाद कर्म पर, उसके अनुवादक के कृत्य पर प्रश्न चिन्हों के कटघरे दिखाई देते हैं। जवाबदेही अनुवादक की मानी जाती है, लेखक की जवाबदेही सामान्यतः नहीं होती अगर वो समाज और राष्ट्र के विरुद्ध नहीं लिख रहा। दूसरे के गर्भ को धारण करने का यह कठिन कार्य, अनुवाद जो है वो दूसरे के गर्भ को धारण करने का एक कठिन साधना का कार्य है। इसलिए साधना साध्य इस कार्य के लिए जिसकी महत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असंदिग्ध है, निर्विवाद है, ज्ञान के विस्तार और उसे आत्मसात करने के कार्य के रूप में उसकी स्वीकृति है। भारत देश में तो यह सौभाग्य का विषय है कि बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण यहाँ सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य जन्मजात अनुवादक होता है। एक भाषा तो मनुष्य के सोचने की भाषा है, जो कि उसके लिए स्रोत भाषा है। हमारे नीतिशास्त्र में कहा भी गया कि पहले तोलो फिर बोलो। यह भी कहा गया कि शतम वद माँ लिख, अर्थात लिखने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि जो लिख दिया वह दस्तावेज हो जाएगा और इस दस्तावेज को फिर बदलना कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ तो कबीर ने ये कहा ही कि कबीरा जिह्वा बावरी, कह गई सरग पाताल, आप कहीं भीतर गई जूते खात कपाल। यानी बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, नाप तोल कर बोलना चाहिए। हमारे सोचने की भाषा स्रोत भाषा है और अभिव्यक्ति की भाषा लक्ष्य भाषा है, जिसमें हम अपने विचार को, मंतव्य को मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। इसलिए क्योंकि यदि बिना सोचे समझे हम कुछ बोलते हैं तो उसका खामियाजा, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक के पास एक भाषा तो उसकी अपनी मातृभाषा होती ही है, जो हमें माँ के दूध के साथ संस्कारवत प्राप्त होती है। उसके लिए किसी स्कूल, किसी कॉलेज में,
किसी शिक्षा स्थल पर जाना नहीं पड़ता, वह अर्जित करता है। माँ की मुख मुद्रा से, माँ की आंगिक चेष्टाओं से, हाव भावों से, दृष्टि से वह उस भाषा को सीखता है। पहला संवाद उसका माँ से ही होता है बच्चे का। इसलिए दूसरी भाषा हमें संपर्क भाषा के रूप में सीखनी पड़ती है, जो कि घर के बाहर अड़ोस पड़ोस में, समाज में, विद्यालय में संवाद स्थापित करने के लिए हम सीखते हैं। यह समाज से अर्जित भाषा होती है, इसके लिए हमें किसी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मातृभाषा हम अर्जित करते हैं माँ से, उसकी आंगिक चेष्टाओं से, उसके हाव भावों को समझकर उस भाषा को हम सीखते हैं। और दूसरी भाषा हम समाज से सीखते हैं, मित्र मंडलों से सीखते हैं। इन दोनों भाषाओं के मध्य हम अनुवाद प्रक्रिया से ही संवाद सेतु बनाते हैं। इसलिए जन्मजात अनुवादक होने का वरदान हमें भारतीय भूमि पर जन्म लेने के साथ ही प्राप्त होता है। तीसरी भाषा हम अपने शैक्षिक स्थल पर जाकर, स्कूल में, कॉलेज में जाकर सीखते हैं। चौथी भाषा हम कार्यालय या व्यवसाय में जाकर सीखते हैं। और इसी तरह समस्त जीवन ये भाषाओं को अर्जित करने, भाषाओं को प्राप्त करने के बीच निकलता है। ये आदान प्रदान, ये विचार विनिमय, इसका सिलसिला निरंतर चलता रहता है। भारत में अनुवाद की परंपरा आदिकाल से प्राप्त होती है। यहाँ के प्रत्येक नागरिक के लिए यह परंपरा जन्मजात होती है। हमने अनुवाद के गांभीर्य को, उसकी उपादेयता को, उसकी प्रासंगिकता को पहचाना तो, किंतु थोड़ा विलंब से। पर अनुवाद के व्यावसायिक और धनार्जन कराने वाले, रोजी रोटी, रोजगार उपलब्ध कराने वाले पक्षों को, कार्यालयी और वैज्ञानिक विकास में सहायक रूपों को काफ़ी देर से पहचान पाए। एक समय था जब देश में एक ही भाषा से उसी भाषा में अनुवाद हुआ करते थे। ये अनुवाद व्याख्या के रूप में, टीका के रूप में, उल्था के रूप में, अंतरण के रूप में प्रचलित थे। दो भिन्न प्रकृति वाली, व्याकरणिक संरचनाओं की भिन्नता वाली, शैली के अंतर वाली भाषाओं में परस्पर अनुवाद के प्रचलन ने साहित्यिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारंपरिक, दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक और वैचारिक आदान प्रदान या उनके आयात निर्यात में अत्यंत उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसलिए मित्रों, अनुवाद वास्तव में संवेदनाओं के धरातल पर मानव समुदाय को, पूरी मानव सृष्टि को साधारणीकृत करने और उसे एकीकृत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण, सराहनीय भूमिका निभाता है। उसका योगदान बहुत अविस्मरणीय योगदान है। स्तुत्य और वर्धेय योगदान के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं। आज भूमंडलीकरण का युग है। इस युग में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, डायरी, एकांकी साहित्य, सूक्तियाँ, कहावतें, लोकोक्तियाँ, इन सब में, जिनमें विश्व स्तर पर परस्पर आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, साहित्यिक तथा साहित्येतर इन क्षेत्रों में होने वाले अनुवाद कर्म ने युद्ध स्तर पर एक अनुवाद क्रांति को जन्म दिया है। यही कारण है कि अनुवाद की स्वीकृति, अनुदित रचनाओं की, अनुवादकों की और दुनिया के लेखकों की स्वीकृति अनुवाद के माध्यम से निरंतर बढ़ रही है। भारत में अनुवाद की यह बहुआयामी परंपरा प्राचीन काल से उपलब्ध है। संस्कृत के वैदिक साहित्य को देखें, औपनिषदिक साहित्य को देखें, पौराणिक साहित्य को देखें, ये अनुवाद परंपरा ही है जिसने इस पूरी वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक तमाम रचनाओं का अनुवाद न केवल भारतीय भाषाओं में अपितु विश्व की भाषाओं में किया। दुनिया भर में हम अपनी इन कालजयी रचनाओं से अपनी मनीषा का, अपनी मेधा का परिचय दे पा रहे हैं। आज विश्व उपकृत है, हतप्रभ है, नतमस्तक है कि भारत के पास ज्ञान विज्ञान की, भारत के पास एक सूझबूझ की, एक व्यावहारिक ज्ञान की परंपरा, चाहे वो नैतिकता का संदर्भ हो, धर्म का संदर्भ हो, अध्यात्म का संदर्भ हो, भक्ति का संदर्भ हो, प्रेम हो, योग हो, चिकित्सा हो या तमाम दूसरे क्षेत्रों, उन सब की अनुवाद के माध्यम से जो लोक स्वीकृति बढ़ी है, विश्व स्वीकृति बढ़ी है, वो हमारी ज्ञान परंपरा के प्रचार प्रसार में, उसकी सार्थकता की सिद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं।
पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।